चार पंडित जो दावा करते थे कि सूरज भी उनकी इच्छा से उगता है। अकबर के दरबार में उस दिन बड़ा ही विचित्र माहौल था। हवा में एक अजीब सी हलचल थी। दरबारी फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ अपनी हंसी रोक रहे थे। कारण था चार पंडित जो अपने आप को सूर्य आदेशक महापंडित संघ कहते थे। ये चारों दावा कर रहे थे कि सूरज हर सुबह उनकी इच्छा से उगता है। अगर वे मंत्र न पढ़े तो सूरज बिल्कुल नहीं निकलेगा। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे मुस्कुराए, मगर बोले कुछ नहीं। तुरंत आदेश दिया, उन्हें दरबार में प्रस्तुत किया जाए। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी। तभी दरवाजे खुले और अंदर प्रवेश किए चार पंडित। पहला मोटा, दूसरा दुबला, तीसरे के हाथ में एक घंटा और चौथे के हाथ में एक बड़ा सा मोरपंख वाला डंडा, जिसे वो हिलाते हुए ऐसे चल रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उसी के इशारों पर चलता हो। चारों झुककर बोले, महाराज, हम चारों दिव्य पंडित हैं। यदि हम आज सूरज उगने के पहले मंत्र न पढ़े तो सूरज बिल्कुल नहीं उगेगा। दरबार में ठहाका गूंज गया। अकबर ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो तुम्हारी इच्छा से ही सूरज निकलता है? पहला पंडित, हां महाराज, बिना हमारी अनुमति सूर्य देव उठते ही नहीं। दूसरा, हम ही सुबह का समय निश्चित करते हैं। तीसरा, हमारी ध्वनि से ही आकाश लाल होता है। चौथा, और मेरे डंडे का आदेश जाते ही सूर्य देवता मुस्कुराते हुए दुनिया रोशन करते हैं। सारी दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने कहा, और ऐसा क्यों करते हो? चारों बोले, लोग हमें दान देते हैं महाराज, क्योंकि सूरज का निकलना तो बहुत बड़ी सेवा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इनका दावा कितना सत्य है? क्या सूरज सच में इन चारों की अनुमति से निकलता है? बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, इनकी परीक्षा होनी ही चाहिए। सूरज चाहे कहीं से उगे, मगर इनका दिमाग किसी और दिशा से उगा हुआ लगता है। दरबार फिर खिलखिला उठा। परीक्षा शुरू। अकबर ने आदेश दिया, आज रात ये चारों महल के अनुवीक्षण गृह में रहेंगे और कल सूर्योदय से 1 घंटे पहले इन्हें बंद कर दिया जाएगा। देखे क्या सूरज इनकी अनुमति के बिना उगता है या नहीं। चारों पंडित हक्के बक्के, मगर अकड़ दिखाते हुए बोले, ठीक है महाराज, आपकी इच्छानुसार। अगर सूरज उग जाए तो हम दरबार छोड़ देंगे। रात के तीसरे पहर चारों पंडितों को अनुवीक्षण गृह में ले जाकर बंद कर दिया गया। वे अंदर बैठकर मंत्र जपते रहे, उस सूर्याय नमः, उस सूर्याय नमः। लेकिन जैसे ही खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए गए, उन्हें लगा बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। उन्हें समय का अंदाज ही नहीं रहा। इस बीच अकबर और बीरबल छत से सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही क्षितिज लाल हुआ, सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें जमीन पर फैलाई। अकबर हंस पड़े। लगता है सूरज इन पंडितों के आदेश के बिना भी वफादार है। अब चारों पंडितों को बाहर निकालने का समय था। चारों को बाहर लाया गया। वे गर्व से बोले, महाराज, हमने मंत्र पढ़ लिया, अब आदेश दीजिए, सूरज उग जाएगा। अकबर ने इशारा किया। सभी को पूर्व दिशा दिखाई गई, जहां सूरज चमक रहा था। चारों पंडितों की आंखें फटी रह गई। पहला पंडित, अरे ये कैसे? हम तो अभी मंत्र पढ़ ही रहे थे। दूसरा, हमसे बिना पूछे सूरज कैसे उग गया? तीसरा, क्या किसी दूसरे पंडित ने मंत्र पढ़ दिया? चौथा, सबसे बदहवास, महाराज, ये तो सूर्य का अनाचार है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। बीरबल बोले, चारों पंडितों से निवेदन है कि एक बार फिर साबित करें कि सूरज उन पर निर्भर है। कल से अपने अपने घरों में सूरज को रोक कर दिखाएं। अगर सूरज एक भी दिन न उगा तो हम मान जाएंगे कि ये सच में सूर्य आदेशक है। चारों पंडित डर गए। वे बोले, नन महाराज, वो तो दरअसल हमारी शक्तियां आजकल थोड़ी कमजोर चल रही है। बीरबल, तो क्या आपकी शक्ति सिर्फ दान लेते समय ही मजबूत होती है? चारों पंडितों की बोलती बंद।
अकबर बोले, झूठ फैलाकर लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा अपराध है। इसलिए आज से अपने अपने गांव में जाकर सच बताओ कि सूरज तुम्हारी इच्छा से नहीं उगता। चारों ने डरकर हामी भर दी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मैं इन चारों पंडितों को एक आखिरी पाठ पढ़ा सकता हूं? अकबर, हां, अवश्य। बीरबल ने चारों पंडितों को बुलाकर कहा, आज शाम आप चारों नदी किनारे आए। मैं आपको दिखाऊंगा कि चांद भी किसकी इच्छा से निकलता है। चारों पंडित उत्सुकता से पहुंचे। बीरबल ने नदी में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा उल्टा रख दिया और बोला, देखो, जब मैं ये घड़ा उठाऊंगा चांद निकल आएगा। अगर मैं इसे न उठाऊं तो चांद बिल्कुल नहीं दिखेगा। पंडित हंसे, क्या मजाक है। बीरबल ने घड़ा रख छोड़ा। नदी में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने कहा, ये देखो, चांद पानी में है, अब ध्यान से देखना। बीरबल ने घड़ा उठाया। घड़े से पानी का सतह साफ दिखा और चांद का प्रतिबिंब चमक उठा। चारों पंडित बोले, अरे सचमुच चांद तो निकल आया। बीरबल ने फिर घड़ा उल्टा रखा। चांद का प्रतिबिंब ढक गया। पंडित बोले, अरे चांद गायब। बीरबल हंसा, तो अब क्या मैं चांद का मालिक हो गया? जब चाहे निकालूं, जब चाहे छुपा दूं। चारों पंडित शर्म से पानी पानी। उन्हें समझ में आ गया कि वे अब तक अज्ञान फैलाते रहे। अगले दिन उन्होंने गांव गांव जाकर सबके सामने कहा, सूरज हमारी वजह से नहीं उगता, हम ही भ्रमित थे, हमें माफ किया जाए। लोगों ने उनकी बात सुनी, हंसे भी, पर उन्हें माफ कर दिया। दरबार में लौटकर चारों ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने समय रहते उन्हें रास्ता दिखा दिया। कहानी का मोरल, शानदार सीख। जो लोग प्राकृतिक नियमों पर अपना अधिकार बताकर दूसरों को डराते या बहकाते हैं, वे स्वयं सबसे बड़े अज्ञानी होते हैं। सत्य वही है जिसे देखा, परखा और तर्क से समझा जा सके। और सबसे जरूरी, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। ज्ञान विनम्रता से बड़ा होता है, दिखावे से नहीं। जुआरी, जिसने अकबर का सिंहासन दांव पर लगा दिया। अकबर के शासनकाल में एक से एक अजीब किस्से दरबार तक पहुंचते रहते थे, मगर उस दिन जो समाचार आया उसने पूरे महल को हिला कर रख दिया। खबर यह थी कि एक जुआरी अपने गांव की चौपाल में दांव पर क्या लगाता था? पूरा अकबर का सिंहासन। वो जोर जोर से ऐलान करता था, अगर मैं हारा तो अकबर का सिंहासन मेरा, और अगर जीता तो अकबर ही मेरे चरण धोएगा। पूरा गांव हक्का बक्का रहता था, पर जुआरी की जुबान पर ताले नहीं लगते थे। उसका नाम था जगन दामबा। झूठ, चालाकी और बड़बोलेपन का पूरा पिटारा। ये खबर जब दरबार पहुंची तो दरबारी हंसी रोक न सके। एक बोला, जहांपनाह, आपका सिंहासन अब गांव की चौपाल में जुआ खेल रहा है। दूसरा, लगता है जुआरी ने दाव में बेगमों का महल बचाकर रखा है। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाए रखा, मगर आंखों में मुस्कान थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें पता है, कुछ लोग हमें जुए में दाव पर लगा रहे हैं। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, दाव लगाने वाला अगर नादान हो तो उसका दाव उसी पर भारी पड़ता है। इजाजत हो तो इस जुआरी का खेल मैं खेल कर आता हूं। बीरबल ने अपना भेष बदलकर साधारण यात्री जैसा रूप धारण किया। दोपहर के वक्त जब सूर्य सिर पर था, चारों तरफ हलचल के बीच एक ऊंचा तख्त रखा था, जिस पर जगन बैठा था। ताश के पत्ते, पासे और झूठी धौंस, उसका पूरा साम्राज्य वही था। जगन ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो, आज मैं दाव पर लगा रहा हूं अकबर का पूरा सिंहासन और आधा राज्य। कौन है जो मेरे मुकाबले खेले? लोग दबी हंसी में बोले, इस पागल को रोक कोई, आज तो फिर से हारकर अपनी चप्पलें दाव में बेच देगा। तभी भीड़ चीरता हुआ, फटा कुर्ता पहने, बिखरी दाढ़ी वाला बीरबल भेष में आगे आया। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, उसने कहा। जगन हंस पड़ा।
तुम्हारे पास दाव में लगाने लायक है क्या? बीरबल बोला, मेरे पास अक्ल है और तुम्हारे पास किस्मत। जगन को यह सुनकर मजा आया। चलो दाव शुरू। जगन ने 2 पासे उठाए। उसने आंखें घुमाकर कहा, अगर कुल संख्या 7 से ऊपर आई तो मैं जीतूंगा, और नीचे आई तो तुम। ये सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अरे, पासे में तो 8 तरह की चालें वह चलता है। ये पासे खुद बोलते हैं कि जगन का ही घर है। जगन ने पासे फेंके। आया 8। जगन चिल्लाया, देखा, मैं जीता। अकबर का आधा राज्य मेरा। भीड़ हंसे जा रही थी। बीरबल ने शांत होकर कहा, चलो दूसरा खेल भी हो जाए। जगन ने ताश में अपने पसंद के कार्ड रख दिए और फिर पत्ते फेंककर बोला, जो सबसे बड़ा पत्ता निकालेगा वही जीतेगा। जगन ने पत्ता निकाला। इक्का। भीड़ ने ताली बजाई। आज तो जगन का सितारा बुलंद है। बीरबल ने अपनी पत्ती निकाली। 2। जगन खिलखिला उठा। दोबारा हार गए। अब तो पूरा सिंहासन मेरा है। भीड़ में एक बूढ़ा बोला, अरे, ऐसे ही तो सीधा राजा बन जाएगा ये। बीरबल ने मुस्कुराया, अभी तीसरा खेल बाकी है। जगन बोला, अब क्या दाव लगाओगे? बीरबल, अगर मैं ये खेल जीत गया तो तुम आज के बाद कभी अकबर का नाम जुए में नहीं लोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अकबर के दरबार ले जाऊंगा और तुम वहां दावा करोगे कि सिंहासन तुम्हारा है। भीड़ एकदम चुप। जगन बोला, मंजूर। बीरबल ने कहा, यह दाव बुद्धि का होगा, पासे या ताश का नहीं। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो आज चौपाल में ही तुम्हारा जुआखाना बंद करवा दूंगा। जगन ने सोचा, सवाल ही तो है, क्या बिगड़ेगा? पूछो, उसने कहा। बीरबल शांत स्वर में, तुम दावा करते हो कि अकबर का सिंहासन तुम्हारे दाव में है। बताओ, सिंहासन का असली मालिक कौन है? जगन दामबा या अकबर बादशाह? जगन दंग। अगर वो कहे अकबर तो उसका दावा खत्म। अगर कहे मैं, तो पूरी जनता हंस पड़ेगी और वो झूठा साबित होगा। उसने सोचकर कहा, सिंहासन, असली मालिक मैं हूं। भीड़ ठाके मारकर हंस पड़ी। एक आदमी चिल्लाया, अरे, ये तो खुद को अकबर समझने लगा है। दूसरा बोला, इसके दिमाग का पासा ही फिसल गया है। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति झूठ को भी सच समझ ले वो बुद्धि का खेल हार चुका है। जगन की हालत पीटे हुए कुत्ते जैसी हो गई। भीड़ को संबोधित करते हुए बीरबल बोला, यह आदमी तुम्हें धोखा देता रहा, कभी पासे बदलकर, कभी ताश बदलकर, कभी अकबर का सिंहासन दाव पर लगाकर, लेकिन अब यह खेल यही खत्म होगा। भीड़ चिल्लाई, हां, बंद करो इसका जुआ। तभी बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई, पगड़ी सीधी की। पूरा गांव दंग। एक बच्चा बोला, अरे, ये तो बीरबल है। एक बूढ़ा बोला, आज तो जगन की खैर नहीं। जगन डर गया, महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक करता था। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मजाक पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर था। आज तुम अकबर के सामने चलोगे और वही तय करेंगे कि तुम्हारा क्या होगा। अगले दिन जगन को बैलों की गाड़ी में बैठाकर दरबार लाया गया। अकबर गंभीर थे। उन्होंने पूछा, तुमने मेरा सिंहासन दाव पर क्यों लगाया? क्या वह तुम्हारी संपत्ति है? जगन रोते हुए, नहीं महाराज, मैं बस अपने दोस्तों के सामने बड़ाई करता था। मुझे लगा कोई ध्यान नहीं देगा। बीरबल सामने आया। जहांपनाह, झूठ हमेशा एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। ये आदमी दूसरों का धन हड़पने के लिए जुआ खेलता था। कभी राजा का नाम बेचता था, कभी लोगों का भरोसा। अकबर बोले, और तुमने अकबर के सिंहासन को दाव पर लगाने की हिम्मत कैसे की? जगन बोला, महाराज, मेरी मूर्खता थी, मेरी लालच थी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सजा क्या हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे कैद करना समाधान नहीं। बेहतर है कि इसे लोगों की सेवा के काम में लगाया जाए।
जिसने लोगों को धोखा दिया वही लोगों के बीच जाकर सच बताए और कमाई दान में दे। अकबर ने सहमति जताई। जगन को नगर में घूम घूम कर घोषणा करनी पड़ी, जुआ बर्बादी है। अकबर का सिंहासन किसी जुआरी के पास नहीं होता। मेरी हर जीत में झूठ था, मेरी हर हार में लालच। लोग हंसते भी थे मगर खुश थे कि वो सुधर रहा है। धीरे धीरे वो लोगों की मदद करने लगा। बच्चों को पढ़ाता, गरीबों को ताश और जुए से दूर रहने को कहता और कुछ महीनों में वो गांव का सम्मानित आदमी बन गया। बीरबल जब वहां दोबारा पहुंचा तो जगन ने पैर छू लिए। मंत्री जी, आपने मुझे बर्बादी के रास्ते से हटा दिया। अब मैं कभी ऐसा दाव नहीं खेलूंगा। बीरबल ने कहा, मनुष्य वही महान है जो अपनी गलती समझकर सुधर जाए। कहानी का मोरल, शानदार सीख। जुआ हमेशा बर्बादी लाता है, चाहे दाव बड़ा हो या छोटा। झूठ जितना बड़ा बोला जाए उतनी ही बड़ी जगह पर फटता है। दूसरों की चीज को अपना बताकर शेखी हाकना इंसान को शर्मिंदा ही करता है और सबसे बढ़कर बुद्धि हमेशा किस्मत से बड़ी होती है। 4 भाई जो अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम हटाने दरबार पहुंचे। अकबर के शासनकाल में एक दिन दरबार में अजीब हलचल थी। हवा में कानाफूसी तैर रही थी। 4 भाई आए हैं, चारों पर संगीन इल्जाम है। कहते हैं कि उन्होंने राजकोष लूटा, गहने चुराए, यहां तक कि जादू टोना भी किया। कुछ दरबारी हंस रहे थे, कुछ चिंतित थे और कुछ उत्सुक कि आज फिर बीरबल क्या चमत्कार करने वाले हैं। अकबर ने दरबार की ओर देखा। आज इतने लोग क्यों फुसफुसा रहे हैं? तभी प्रहरी आगे आए और बोले, जहां पनाह, बाहर 4 भाई खड़े हैं। कहते हैं उन पर लगे सभी इल्जाम झूठे हैं और वे अपनी बेगुनाही सिद्ध करना चाहते हैं। अकबर ने इशारा किया, उन्हें अंदर आने दो। दरवाजा खुला और चारों भाई अंदर आए। सबसे बड़ा धीरज, उससे छोटा तेजस, फिर मुरारी और सबसे छोटा टपकन। टपकन के नाम पर दरबारियों की हंसी छूट पड़ी। चारों भाई सामने खड़े थे, चेहरे उतर चुके थे। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम चारों के ऊपर चोरी, धोखाधड़ी और राजकोष के दस्तावेज जलाने जैसे आरोप है। कहो, क्या कहना चाहते हो? सबसे बड़े भाई धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हम पर लगा हर इल्जाम झूठ है। किसी ने हमें फंसाया है। बीरबल मुस्कुराए, अगर इल्जाम झूठे हैं तो सच सामने आ ही जाएगा। बोलो, तुम चारों क्या काम करते हो? धीरज बोला, जहां पनाह, मैं किसान हूं। तेजस, मैं गाड़ीवान हूं। मुरारी, मैं पानबीड़ी की दुकान चलाता हूं। टपकन, और मैं बेकार हूं, लेकिन कोशिश बहुत करता हूं। सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने कहा, यह इल्जाम किसने लगाया? चारों ने एक साथ उंगली उठाई। हमारे गांव के सरपंच ने। सरपंच अंदर आया, धमक से खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, ये चारों भाई अपराधी हैं। इन्होंने रात में गांव की पंचायत का खजाना लूटा। मेरे पास गवाह भी है। अकबर गंभीर थे, मगर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। गवाह बुलाओ, बीरबल ने कहा। सरपंच ने 4 गवाह बुलाए। सब एक जैसे बोलते थे, जी महाराज, हमने रात को इन्हें दौड़ते देखा था। हाथ में झोले थे। बिल्कुल, झोले में चोरी का माल था। हमने अपने कानों से सुना, ये बोल रहे थे, चलो भागो। बीरबल ने पूछा, क्या समय था? सबने एक ही वक्त बताया, ठीक आधी रात। बीरबल ने मुस्कुराया, काफी दिलचस्प। बीरबल ने चारों भाइयों की ओर देखा। तुम चारों अलग अलग काम करते हो, लेकिन इल्जाम एक साथ लगा है। क्या उस रात तुम सभी साथ थे? धीरज बोला, नहीं। तेजस बोला, मैं तो हालत से परेशान होकर सो रहा था। मुरारी बोला, मेरी दुकान रात 9 बजे बंद हो जाती है। टपकन बोला, और मैं तो चांद देख रहा था कि कहीं चांद मुझे देखकर मुस्कुरा तो नहीं रहा। फिर पूरी सभा हंस पड़ी। सरपंच चिल्लाया,
ये झूठ बोल रहे हैं। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, सच और झूठ दोनों पकड़े जा सकते हैं। अब फैसला चूल्हे की लपट करेगी। बीरबल ने हुक्म दिया कि उसी समय दरबार के बीचों बीच मिट्टी का बड़ा चूल्हा लगाया जाए। सारे दरबारी हैरान, ये क्या होने वाला है? बीरबल ने कहा, जिसने चोरी की होगी उसके हाथों पर धुएं की पहचान बाकी होगी। सरपंच और चारों गवाह घबरा गए। चारों भाई शांत थे। बीरबल ने चारों भाइयों को बुलाया। इस राख में हाथ डालो। चारों ने बिना डरे दोनों हाथ राख में डाल दिए। हाथ बिल्कुल साफ निकले, ना पसीना, ना घबराहट, ना जमाव। अब सरपंच की बारी आई। बीरबल बोला, अब तुम सरपंच जी। सरपंच कांप गया। मुझे क्यों? चोरी तो इन्होंने की है। बीरबल बोला, जो सच बोलता है उसको राख से डर नहीं लगता। सरपंच ने कांपते हाथ राख में डाले और चौंक गया। राख उसके हाथों पर चिपक ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके हाथों में चोरी की रात का तेल और घी लगा था, जिससे उसने खजाना पेटी का ताला तोड़ा था। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, दोषी मिल गया। दरबार गूंज उठा। सरपंच, सरपंच। बीरबल ने चारों गवाहों को बुलाया। सच सच बोलो। झूठ बोलने की सजा अकबर के राज्य में बहुत बड़ी होती है। एक गवाह रो पड़ा, मंत्री जी, सरपंच ने हमें जबरदस्ती झूठ बुलवाया। दूसरा, उसने कहा कि सबूत बनाने के लिए हमारा बयान जरूरी है। तीसरा, हम डर गए थे। चौथा, हम गरीब हैं। सरपंच का डर बहुत है। पूरी दरबार चिल्ला उठी, धोखेबाज सरपंच, दंड दो। अकबर ने पूछा, तुमने इन चारों पर इल्जाम क्यों लगाया? सरपंच रोता हुआ बोला, जहांपनाह, इन चार भाइयों का खेत गांव के सबसे उपजाऊ हिस्से में है। अगर ये जेल चले जाते तो उनकी जमीन पंचायत के नाम हो जाती और मुझे हिस्सा मिल जाता। बीरबल बोला, आपने अपनी लालच में चार निर्दोषों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की। क्या इससे बड़ी बेईमानी हो सकती है? अकबर ने गुस्से में कहा, सरपंच को उसके पद से हटाया जाता है और उसकी जमीन चारों भाइयों में बराबर बांट दी जाए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। चारों भाई रोते रोते बीरबल के पैर छूने लगे। धीरज बोला, मंत्री जी, आपने आज हमारी एस्त बचा ली। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। बीरबल मुस्कुराया, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचाया है। हमने बस सच को सामने लाने का काम किया। चारों भाई गांव लौटे। गांव वालों ने फूलों से स्वागत किया, क्योंकि सच हमेशा जीतता ही है। और उस दिन से चारों भाई गांव की सबसे ईमानदार, सम्मानित हस्तियां बन गए। कहानी का मोरल, शानदार सीख, झूठ पर खड़ी गवाही हमेशा गिरती है, ईमानदारी अंत में हमेशा जीतती है, इवन अगेंस्ट पावर। लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसका विनाश करता है। सच की आग में झूठ की राख छिप नहीं सकती। मूर्ख व्यापारी जिसकी किताबों में हवा का वजन और मूर्खता की कीमत लिखी थी। एक सुबह अकबर के दरबार में अफरातफरी मची हुई थी। सारे अमीर उमरा, सैनिक, मंत्री और नाक में दम कर देने वाले सरदार इकट्ठा थे। पर आज भीड़ का कारण कुछ अलग था। दरबार का मुंशी चिल्ला रहा था, जहांपनाह, एक व्यापारी आया है जिसकी बातें सुनकर पूरा बाजार सिर पकड़कर बैठ गया। अकबर ने चौंकते हुए कहा, कौन है वो? तुरंत बुलाओ। सैनिक दौड़ते हुए एक अजीबोगरीब दिखने वाले आदमी को अंदर लाए। उसके सर पर ऊंची पगड़ी, शरीर पर चमकदार अजीब कपड़े, हाथ में तौलने वाले बाट और कंधे पर लटकी एक मोटी लेजर बुक। उसका नाम था भोलाराम हलवाई सेठ, जिसे पूरा बाजार मूर्ख व्यापारी कहता था। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मैं बेचता हूं दुनिया की सबसे अनोखी चीजें। अकबर हंसे, जैसे जैसे 1 हवा का वजन, 2 मूर्खता की कीमत, 3 आलस का किराया, 4 गुस्से का मुनाफा, 5 और इंसान की इंसानियत की कीमत।
पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अकबर ने माथा पकड़ लिया। ये सब बेचते कैसे हो? भोला राम ने अपनी लेजर बुक खोली। उसमें सचमुच लिखा था, नौरोज खान से 2 किलो हवा उधार, खानसामे से 4 चम्मच मूर्खता खरीदी, मुखिया से 1 सेर आलस लिया। अकबर चौंक गए। ये तो पागलपन है। भोला राम बोला, पागलपन नहीं हुजूर, व्यापार। मेरी किताबों में सब साफ लिखा हुआ है। पैसा चाहिए? अकबर ने गुस्से में कहा। बीरबल, इस मूर्खता को समझाओ। ये क्या बकवास है? बीरबल शांति से बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए। इस व्यापारी का हिसाब किताब मैं सुलझा दूंगा। अकबर बोले, ठीक है, पर अगर 3 दिन में रहस्य न खुला तो तुम्हें भी भोलाराम की किताबों में दर्ज कर दिया जाएगा। पूरा दरबार फिर हंस पड़ा। बीरबल बाजार पहुंचे। सबसे पहले भोलाराम की दुकान गई, जिसका नाम था अनोखे माल की दुकान। यहां हवा भी तौली जाती है। दुकान पर भीड़ लगी थी। लोग उसे चिढ़ा रहे थे। ओ भोलाराम, आज 2 किलो हंसी दे दे। अरे मेरे नाम थोड़ी मूर्खता लिख दे। लेकिन भोलाराम पूरी गंभीरता से किताब में लिख रहा था। बीरबल ने पूछा, हवा कैसे तौलते हो? भोलाराम बोला, बहुत आसान। ये खाली थैली हवा से भरता हूं, फिर बाट पर रखता हूं। जितना वजन बढ़ता है उतनी हवा। बीरबल बोले, हवा का कोई वास्तविक वजन नहीं होता। भोलाराम हंसा, हुजूर, अगर नहीं होता तो ये थैली भारी क्यों हो जाती है? हवा है, थोड़ी बहुत कैसी भी हो सकती है। बीरबल समझ गए कि आदमी मूर्ख नहीं, खतरनाक तरीके से मूर्ख है। दूसरे दिन बीरबल ने उसकी लेजर बुक मांगी। उसमें लिखा था, काजी साहब, 10 चम्मच मूर्खता 5 चांदी के सिक्के, कमरुद्दीन सरदार, गुस्से का उधार 2 मोहर, रहीम चाचा, आलस की बोरी 12 सिक्के। बीरबल ने पूछा, ये सब लोग पैसे क्यों देंगे? भोलाराम ने सीना तान कर कहा, क्योंकि सबने मुझसे मूर्खता खरीदी है। बीरबल ने पूछा, कैसे? देखिए हुजूर, जब कोई गलती करता है, लोग कहते हैं मूर्खता की नाई कर दी। बस, मैं वही मूर्खता बेचता हूं जो गलती करे। मतलब उसने मुझसे खरीदी। बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, ये तो नितांत बकवास है। भोलाराम बोला, हुजूर, गलती की भी तो कीमत होती है। गलती मुफ्त थोड़ी न मिलती है। बीरबल थक गए। 3 दिन बाद दरबार भरा हुआ था। सब इंतजार कर रहे थे कि बीरबल इस मूर्ख व्यापारी को कैसे संभालेंगे। अकबर बोले, बीरबल, फैसला सुनाओ। बीरबल ने भोलाराम को आगे बुलाया। भोलाराम, तुम कहते हो कि हवा, मूर्खता, गुस्सा, आलस सब तौलते और बेचते हो? जी हुजूर। और सबको अपनी किताबों में लिखते हो? हां, पैसा वसूलना मेरा हक है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब से एक खाली रस्सी निकाली। अकबर बोले, ये रस्सी किस लिए? बीरबल ने रस्सी भोलाराम की हथेली पर रख दी। ये लो, मैंने अक्ल की रस्सी तुम्हें बेची है। भोलाराम हैरान, अक्ल की रस्सी? बीरबल बोले, हां, इससे घेरकर बिना अक्ल के किसी बात को बांधा जा सकता है। अब तुम इस रस्सी को अपनी किताब में लिखो कि बीरबल ने तुमसे अक्ल खरीदी। भोलाराम अकबर की तरफ देखने लगा। अकबर हंस पड़े। अगर तुम हवा, मूर्खता, आलस बेच सकते हो, तो बीरबल अक्ल क्यों नहीं बेच सकता? पूरा दरबार ठहाके से भर गया। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, भोलाराम, बताओ, क्या तुम वाकई अक्ल खरीदना चाहोगे? भोलाराम घुटनों पर गिर गया। हुजूर, मैं मान गया। मेरी दुकान ही गलत थी, मेरा हिसाब ही। मैं अपनी सारी किताबें बंद करता हूं। अब मैं सिर्फ असली चीजें ही बेचूंगा। अकबर हंसे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली गलती भोलाराम की नहीं, उन लोगों की है जो उसकी हर मूर्खता पर विश्वास कर लेते हैं। मोरल, सीख, मूर्खता बेचने की चीज नहीं होती, मगर लोग इसे मुफ्त में खरीद लेते हैं।
किसी की अज्ञानता का मजाक बनाना आसान है, लेकिन उसे सही राह दिखाना असली समझदारी है। गलत सोच चाहे कितनी भी सजी संवरी हो, सच के सामने टिक नहीं सकती। खिचड़ी जो बीरबल को पकानी थी, उस पेड़ पर जो जलता ही नहीं था। दरबार में हल्की सी सुहावनी सुबह छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट, शहंशाह की धीमी चाल और बीरबल की मृदु मुस्कान, सब कुछ वैसे ही था जैसे होता आता है। पर आज कुछ अलग था। आज अकबर ने घोषणा की थी कि पूरे राज्य में खिचड़ी महोत्सव मनाया जाएगा, और महोत्सव की पहली कड़ी में दरबार का कोई एक बड़ा व्यक्ति खुलकर अपना हुनर दिखाएगा। अकबर ने गांठ बांधते हुए कहा, जिसे भी लगे कि वो सबसे क्लिष्ट व्यंजन बना सकता है, वो आकर खिचड़ी बनाए, और जो खिचड़ी सबसे स्वादिष्ट होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सब दरबारियों में हल्की सी हलचल हुई। कोई बाजार से मसाले लाने निकल पड़ा, कोई अलग तरह की घास अफसल के किस्से सुनाने लगा। पर बीरबल शांत संतुलित बैठे रहे। अचानक अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम क्या बनाओगे? हमारे दरबार में तुम्हारी चतुराई तो मशहूर है, पर खाना बनाना? बीरबल ने अपनी पहचानदार मुस्कान बिखेरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आज एक अजीब और अनूठी खिचड़ी बनाऊंगा, और वो ऐसी होगी कि लोग उसके स्वाद के साथ साथ मेरी सूझबूझ की भी तारीफ करेंगे। अकबर ने आंखें चमकाकर कहा, ठीक है, सारे नियम। खिचड़ी खुले मेले में बनानी है, गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे। पर एक शर्त रख रहा हूं, खिचड़ी उसी पेड़ की लकड़ी पर जलाई जाएगी जो कभी नहीं जलता। जो पेड़ है वो अमर है, और आग उसे भुनते नहीं पाती। दरबार चौंक पड़ा। लोग बोले, ऐसा पेड़ कहा जो जलता ही नहीं? कुछ ने हंसकर कहा, यह तो बीरबल को फंसाने की साजिश है। पर अकबर ने गंभीरतापूर्वक स्माइल करते हुए कहा, बीरबल, ये एक चुनौती है। तुम दिखाओ कि तुम असाधारण हो। बीरबल का चेहरा खिल उठा। अरे जहांपनाह, कल सुबह से मैं पेड़ के नीचे खिचड़ी बनाकर दिखाऊंगा, और यदि पेड़ जलता है तो मैं स्वयं की सजा मान लूंगा। और इस तरह महोत्सव की सबसे बड़ी बात बन गई, खिचड़ी, बीरबल और वो पेड़ जो जलता ही नहीं। सुबह होते ही पूरा नगर इकट्ठा था। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, व्यापारी, पंडित और सैनिक, सब पेड़ के नीचे। पेड़ वाकई बड़ा और विचित्र था। छाल पर सफेद श्याम धारियां, पत्तों की चमक कुछ ऐसी कि सूरज भी झिझक कर टिकी लगती, और इसके नीचे की मिट्टी खासी नरम। लोग कहते थे कि उस पेड़ को नागसिंह वृक्ष कहा जाता है, और वो सदियों पुराना है। बीरबल ने अपनी छोटी सी रसोई लगाई। एक बड़ा कड़ाही, चावल, मूंग, घी, नमक, मसाले और प्याज, सब कुछ तैयार था। पर जैसे ही उसने पेड़ के नीचे लकड़ी जलाने की तैयारी की, लोगों के चेहरे पर चिंता उभर आई। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम उस पेड़ की लकड़ी पर आग सुलाओगे? ये पेड़ तो कहा जाता है कि जलता नहीं। बीरबल ने शालीनता से कहा, जहांपनाह, मैंने सोचा है कि आज पेड़ की लकड़ी न जलाकर उसकी परछाई से आग जलाई जाएगी। लोग समझ से चौंक गए। पर कैसी परछाई? किसी ने पूछा। बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, आज आप सबको छूट है, पर मैं उसे अपने तरीके से करूंगा। बीरबल ने पहले पेड़ की जड़ से कुछ सूखी पतलियां उठाई, पर उन्हें जलाने से पहले वो बार बार उनकी सूंघता और छूता। फिर उसने कड़ाही में मूंग और चावल के साथ कुछ हल्का सा तेल और घी डाला। तभी उन्होंने एक छोटा सा मटका निकाला, जिसमें उसने खिचड़ी सी नाम का एक पेय डाला, एक पारंपरिक मिश्रण जिसे बीरबल ने कहा कि मसालों की स्मृति जगाने के लिए प्रयोग करेगा। अचानक बीरबल ने पूरे मेले को ध्यान से देखा। उसमें एक जादुई सज्जन था, जो गांव के पुराने पंडित महाराज के रूप में आया हुआ था। बीरबल ने मुस्कुराया और पंडित से कहा, पंडित जी, आप आज यहां आते ही ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत पुराने समय के तंत्र जानते हो। पंडित ने सहजता से कहा, हाँ बीरबल, पर आज तुमको अपने बूते ही काम करना होगा। बीरबल ने तब शत्रुवत चाल चली। वो पेड़ की छाल से कुछ पतले सा रेशा निकाला और उसे कड़ाही के नीचे रख दिया।
बिना खुले अग्नि के। लोग चौंके, बीरबल क्या कर रहे हैं? पर उन्होंने धीरे से कहा, यह रेशा मिट्टी का नहीं, परछाई का तंतु है। इसे छूने पर ही आग जलेगी। लोगों की आंखें गोल हो गई। कहा गया, यह तो जादू जैसा है। बीरबल ने ऋषिमंत्र का जप नहीं किया, नहीं किसी तांत्रिक रीतनुष्ठान हुआ। वे अपने सूक्ष्म हास्य और विज्ञान के प्रयोग में व्यस्त थे। कड़ाही के नीचे रखे उस तंतु पर जैसे ही उन्होंने मधुर बोलों में खिचड़ी की गुंजन कहा, तंतु ने हल्की सी चमक पकड़ी और कड़ाही का तल धीरे से गर्म होने लगा। चावल ने भी अपना रंग बदला। धीरे धीरे खिचड़ी उबलने लगी। लोग चिल्लाने लगे, वो जला, वो जला। पर सच ये था कि पेड़ के किसी भी हिस्से पर आग नहीं थी। पेड़ की छाल न तो काली हुई, नहीं धुआं उठा। केवल कड़ाही में खिचड़ी पकी और सोने जैसी महक फैल गई। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? पेड़ को आंच भी नहीं आई। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहांपनाह, ये पेड़ जलता नहीं, क्योंकि इसकी छाल में निहित नमी और विशेष रसायन है जो आग नहीं लेते। पर भेद यह है कि आग सिर्फ थर्मल ऊर्जा नहीं है, जो हम अनुभव की ऊर्जा कहें वो भी है। मैंने पेड़ की परछाई से जो सूक्ष्म रेशा निकाला, वो ताप को संकेंद्रित करता है, पर पेड़ को छूता नहीं। यही विज्ञान और समझ का खेल है। सब लोग विस्मित थे, पर तभी भीड़ में से किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह तो जादू से भी ऊपर है। बीरबल ने परछाई से आग जलाई। कुछ ने ताली बजाई, कुछ बोले, ये तो असंभव। खिचड़ी पकते ही एक मसले ने हलचल पकड़ी। उस बगीचे में से कुछ लोग मुट्ठी में कुछ लेकर भागते दिखे। बीरबल की शकक्षमता जग गई। उसने कहा, जहांपनाह, जब सबका ध्यान खिचड़ी पर था, कुछ लोग कुछ छुपा कर ले गए हैं। हमें जांच करनी चाहिए। मूर्ख सैनिक जिसने कहा, मेरी तलवार खुद चलती है। अकबर के साम्राज्य में एक सैनिक था, नाम भोला सेनापति। नाम सेनापति, काम सिपाही और दिमाग अरबी घोड़े के दाएं टाप से भी तेज उल्टा। भोला का एक ही सपना था, एक दिन मैं शाही फौज का सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा। लेकिन किस्मत ने उसके दिमाग में थोड़ी सी भीगी रुई डाल दी थी। इसलिए जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी बेवकूफी। एक दिन उसने ऐसा दावा कर दिया कि पूरा आगरा हिल गया। मेरी तलवार खुद चलती है, मैं हाथ भी न लगाऊं तो ये लड़ाई जीत लेती है। ये सुनते ही पूरे राज्य में हंसी का महाभारत छिड़ गया। किसी ने कहा, तलवार में भूत है। दूसरे ने कहा, अरे ये तो जादूगर होगा। तीसरे ने कहा, नहीं भाई, तलवार नहीं, इसका दिमाग खुद चलता है। भोला को लगा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो छत से चिल्लाया, हा हा, मेरी तलवार खुद फटाफट शत्रुओं को गिरा देती है। मैं तो बस खड़ा रहता हूं, तलवार अपना काम करती है। ये खबर पलक झपकते ही महल पहुंची। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, हमारे राज्य में ऐसा अद्भुत योद्धा पैदा हो गया है, तलवार खुद चलती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, तलवार खुद चलती कम है, सिपाही ज्यादा घूमता है, पर मैं पूरी सच्चाई पता करके लाता हूं। भोला ने अपनी बात सच साबित करने के लिए शहर के चौक में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। चौक में सभी जमा हुए, महिलाएं, बच्चे, व्यापारी, किसान और कुछ बुद्धिमान गधे भी। भोला मंच पर चढ़ा, तलवार हवा में उठाई। असिस्टेंट ने एक लकड़ी का पुतला रखा। भोला ने अपने पैर मजबूती से जमाए और चिल्लाया, अब तलवार खुद चलकर पुतले को गिराएगी। सबकी सांसें अटक गई। कुछ सेकंड बीते, फिर कुछ और, फिर पूरे 2 मिनट, लेकिन तलवार वही खड़ी। भोला ने अपनी मूंछ तानी, बहुत शाही तलवार है, देर से चलती है। फिर उसने धीरे से तलवार को धक्का दिया, पुतले के पास ले गया और बोला, देखो देखो, तलवार खुद चल रही है। भीड़ हंसते हंसते दोहरी हो गई। एक बच्चे ने चिल्लाया, अरे तलवार नहीं, इसके पैर खुद चल रहे हैं। भोला गुस्से से लाल, चुप, तलवार में आत्मा है,
इस तमाशे ने शहर को खूब हंसाया। लेकिन जब मामले की शिकायत महल पहुंची तो अकबर ने बीरबल से कहा, इस सैनिक की मूर्खता पूरे राज्य की हंसी बन गई है। इस पर कोई न्यायपूर्ण फैसला करो। अगले दिन भोला को शाही दरबार में बुलाया गया। भोला सीना तान कर आया जैसे कोई महासूरमा हो। तलवार कंधे पर ऐसे टांग रखी मानो अभी उड़कर दुश्मन चीर देगी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने पूरे राज्य के सामने ये कहा कि तुम्हारी तलवार खुद लड़ती है? भोला बोला, हाथ जहांपनाह, मेरी तलवार में विजय देवी का आशीर्वाद है। मैं तलवार को बस पकड़ता हूं, चलती वो खुद है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर तलवार न चले तो क्या तुम्हारा दिमाग चलेगा? भोला गर्व से, जहां दोनों ही कम चले वहां मैं दिल से लड़ता हूं। दरबार में फिर ठहाका। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी तलवार खुद चलती है तो इसे एक चुनौती में साबित करो। अगर साबित नहीं कर पाए तो सजा भुगतना होगी। भोला बोला, मैं तैयार हूं। तलवार खुद चल जाएगी। अगले दिन बीरबल ने पूरा परीक्षण मैदान सजाया। बीच में एक बड़ा लकड़ी का पुतला रखा। पुतले के सामने 10 हाथ दूर भोला खड़ा किया गया। बीरबल बोले, तुम इस जगह से हिलो नहीं। तलवार खुद चलकर पुतले को काटेगी, तभी तुम्हारा दावा सच माना जाएगा। भीड़ इकट्ठा हो गई। सबकी निगाहें भोला पर थी। भोला ने तलवार उठाई, हवा में लहराई, चिल्लाया, अब तलवार खुद चलकर इसे गिराएगी। तलवार हवा में स्थिर। भोला इंतजार करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन तलवार ने तो दूर, हवा ने भी करुणा नहीं दिखाई। भोला पसीने से तर, फिर बड़बड़ाया, लगता है तलवार आज भूखी है, चलती नहीं। भीड़ फिर हंसने लगी। बीरबल बोले, मैं एक आखिरी मौका देता हूं। तुम तलवार को जमीन पर रख दो। अगर वो अपनी मर्जी से पुतले तक चल गई तो तुम विजेता। तलवार को जमीन पर रख दिया गया। सन्नाटा। तलवार हिली नहीं, 1 इंच भी नहीं। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया। देखो, क्या कारण है कि तलवार नहीं चल रही? सैनिकों ने तलवार को उठाया, उसे इधर उधर घुमाया। सब बोले, हुजूर, तलवार तो वही है जो तलवारें होती है, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। बीरबल बोले, तो अब फैसला सुनने का समय है। बीरबल ने आदेश दिया, भोला, अब तुम अपनी तलवार को बांधकर अपने से 5 कदम दूर रखोगे और तब तक तलवार के पास जाओगे नहीं जब तक इसे खुद चलने की इच्छा न हो। भोला की आंखें फटी। हुजूर, तलवार नहीं चलेगी। बीरबल मुस्कुराए, अरे, जब तलवार खुद चलती है तो तुम क्यों परेशान हो? पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। भोला शर्म से लाल, घुटनों के बल बैठकर बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कीजिए, मैंने मूर्खता से बढ़कर शेखी मारी। तलवार नहीं, मेरी जीभ चलती है। बीरबल बोले, जो चीज खुद नहीं चलती उसे चलने वाली कहना मूर्खता है। आज तलवार को नहीं, तुमको चलना चाहिए, समझदारी की ओर। अकबर ने आदेश दिया, भोले को 2 महीने के लिए नए सैनिकों को सच्ची जानकारी सिखाने भेज दिया जाए ताकि ये शेखी की जगह ज्ञान सीखे। सब हंसते हुए बोले, वो सेना को बताएगा। तलवार नहीं, दिमाग चलाओ। मोरल, जिस काम में मेहनत और कौशल चाहिए उसे किस्मत, चमत्कार या शेखी पर छोड़ना मूर्खता है। अगर आप अपने काम को खुद नहीं चलाते तो दुनिया हंसती है, कभी कभी तलवार नहीं। आपकी जुबान ही आपको मुसीबत में डाल देती है। सबक, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, शेखी नहीं, कर्म से जीतो। एक दिन दरबार में आराम सा था। सूरज की हल्की किरणें महल की बनावट पर खेल रही थी और अकबर सिंहासन पर आराम से बैठे अपनी बंदूक सी सीधी सोच में गुम थे। बीरबल हमेशा की तरह बगल में बैठकर किसी नए ठहाके की तलाश में मुस्कुरा रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर अचानक हलचल हुई। एक रंगीन,
चमकदार पगड़ी और लंबी चोगा पहने हुए आदमी धीमे कदमों से भीतर आया। उसके हाथ में एक चमकता डंडा और पीठ पर एक अजीब सा बैग टंगा था। आंखों में अजनबी चमक थी और चेहरे पर रहस्य सा मुस्कान। दरबार के चौकाने पर ज्यों ही उसने सिर झुकाया, अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और क्या आवश्यकता है? वो आदमी ठिठक कर बोला, जहां पनाह, मैं मिर्जा जाहिर नाम का जादूगर हूं। मैंने दूर दराज के महलों में अपनी कला से चमत्कार दिखाए हैं। आज मैं चाहूं तो आप जैसे राजाओं को ऐसे करिश्मे दिखाऊं कि आपकी आंखों के सामने ही सत्य और असत्य का खेल हो जाएगा। दरबार में उठी हल्की सी सरसराहट पहले मनोरंजन समझकर आई, पर जब जादूगर ने ठहर कर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आज आपके समक्ष एक बड़ा करिश्मा करूं, और उसे अगर मैं सही से कर गया तो आप मुझे अपना दरबार का सरजादूगर नियुक्त कर देंगे। तो ठाके एकदम धीमे पड़ गए। अकबर ने आंखों में जांच की चमक लिए पूछा, और क्या करोगे? जादूगर ने ध्यान से चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं अकबर बादशाह को इस दरबार से गायब कर दूंगा, पूरी तरह, कुछ ही पल में। फिर आप खुद निर्णय करें कि यह जादू है या कोई धोखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मुस्कुरा दिए। ये अपमान जैसी बात थी कि कोई अकबर की चुन्नी सी कद्र घटा दे। अकबर की भौहें तनी हुई, पर बीरबल की आंखों में चुटीला हास्य टिमटिमा रहा। वो धीरे बोले, जादू तो सब दिखाते हैं, पर असली बुद्धिमत्ता मिलकर देखेगी कि असली क्या है। तुम जो भी करोगे, पहले हमें ये बताओ, अगर तुम असफल हुए तो क्या सजा पाएगे? मिर्जा जाहिर ने गर्व से कहा, यदि मैं असफल हुआ तो सदियों की तरह मैं अपने जादू की कला त्याग दूंगा और सांच में साधारण राह चलता बन जाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम सफल हुए तो तुम मेरा दरबार के मुख्य जादूगर बन जाओगे, और तुम आज ही साबित कर दो। बीरबल ने एक तरफ से कहा, और जरा ध्यान रहे, अगर इसमें कोई छल होगा तो मैं अपनी सूझबूझ से उसे बेनकाब कर दूंगा। बीरबल की आवाज में नम्रता थी, पर निगाहें कह रही थी, कोई चालाकी बजेगी तो उसके तार पकड़ लिए जाएंगे। जादूगर ने सर हिलाया और बोला, 100 से भी तेज चाल होगी। पहले मैं कुछ छोटी मोटी क्रियाएं करूंगा ताकि दरबार का विश्वास बन जाए, फिर असली करिश्मा। दरबार के बीच में जादूगर ने एक छोटा गोल घेरा बनाया। काले कपड़े की एक छोटी चादर, कुछ मिट्टी के टीले और कुछ चिड़ियों की पंखों जैसा सजावट। उसने कहा कि वो मंत्र बोलेगा और अकबर को एक पलक झपकते ही गायब कर देगा। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, शुरू करो। जादूगर ने हाथ उठाकर ढोल की तरह एक छोटी घंटी बजाई, फिर गूढ़ शब्द बोले और फिर अकबर से पूछा, अब आप अपना तख्त से उतरकर उसी चादर पर बैठ जाइए। अकबर ने थोड़ी झिझक के बाद उठकर चादर पर बैठने के बजाय कहा, तुम्हारे करिश्मे की शर्तों में यह भी है कि वो यहां मौजूद सभी लोग देखेंगे और कोई भी धोखा ना कर सके। हर कोई पास आए और चादर का निरीक्षण करे। जादूगर की मुस्कान क्षण भर ठंडी हुई, पर उसने सहजता से कहा, ठीक है, और दरबारियों ने चादर को छुआ, मिट्टी के टीलों को देखा, घेरा को मापा। सब कुछ सामान्य दिखा। बीरबल भी पास ही खड़े थे, पर वे ज्यादा नजरें नहीं दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि किसी जादू में सटीकता कैसी रहती है। फिर जादूगर ने कुछ धुआं भरा, एक छोटा दर्पण निकाला और उसके सामने हाथ हिलाकर चिल्लाया, अब मैं अकबर को गायब करूंगा। उसने मंत्र पढ़ा, धुंध छाई और फिर चादर पर से कुछ ही पल में धुंध उठ गई। जब धुंध छटी तो चादर खाली थी। अकबर वहां नहीं थे। पूरा दरबार घबरा उठा। कुछ लोग दौड़कर चारों तरफ देखने लगे, पर अकबर का न कोई निशान न कोई आवाज। मिर्ची सा खामोश दरबार अचानक चीखियों में बदल गया। कहा गए बादशाह, कब्जा हुआ क्या? ये जादू है या साजिश? जादूगर मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा ना, अब आप प्रमाण दे कि ये मेरा करिश्मा है। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, हम तुम्हारी कला को परखेंगे, पर पहले ये बताओ, क्या तुम सचमुच अकबर को किसी अदृश्य जगह ले गए हो
या तुम्हारी चाल है जिससे वो अभी किसी छिपे हुए कमरे में होगा? जादूगर ने गर्व से कहा, बीरबल, मैं साधारण काम नहीं करता, ये करिश्मा पूरा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी कुछ दिखाऊं। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, ना मिर्जा, अभी नहीं। तुम जितना अच्छा कर सकते हो, सबको जांच की आवश्यकता है, और यदि ये धोखा है तो मैं उसे पर्दाफाश कर दूंगा। अकबर गायब। ये बात फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया। सैनिकों को शहर के हर गली में भेजा गया। तलघर, बगीचे, तिजारती मार्ग, हर ओर तलाशी हुई, पर अकबर कहीं नहीं मिले। जादूगर ने हर बार मुस्कान के साथ कहा कि वो करिश्मा पूरा कर चुका है और अब दरबार को अपना निर्णय देना चाहिए। अकबर की बहनें और कुछ करीब के लोग रोने लगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, पहले हम जादूगर के पास रखे कुछ चिन्हों को ध्यान से देखेंगे। किसी भी करिश्मा में ठोस तत्व होते हैं, चाहे वो विज्ञान ही क्यों न हो। मैं 3 बातों पर ध्यान दूंगा: समय, स्थान और मानव प्रतिक्रिया। अकबर की खोज जारी रही, पर बीरबल भी अपने तरीके से काम में लग गए। वे जादूगर के बैग की तरफ गए और पास ही रखे कुछ तिनके उठाए। तिनके पर अजीब सी पत्ती के कण लगे थे, विदेशी सूखी पत्तियां। बैग में कुछ शीशा मिली जिनमें हल्का सा तेल भरा था, पर सबसे अनोखी वस्तु थी एक छोटी सी घड़ी, पर बिना किसी समय सूचक के। घड़ी की सुई तो थी पर कोई अंक नहीं। बीरबल ने वो घड़ी उठाकर गौर की और उनकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने आदेश दिया कि जादूगर को कड़ी निगरानी में रखा जाए और उसे अकेला न छोड़ा जाए। जादूगर ने नरम स्वर में कहा, तुम मेरे हाथ बांधो, पर जादू का खेल खत्म न करो। बीरबल ने कहा, हम खेल को जारी रखेंगे, पर हम भी खिलाड़ी हैं। वो दरबार के उन लोगों को इकट्ठा कर गए जो पढ़े लिखे और जिज्ञासु थे, हकीम, पुरोहित और कुछ जवान सैनिक, और कहा कि वे अनुभव से ही नतीजा निकालेंगे। पहला संकेत मिला। जादूगर ने खुद घोषणा की कि बादशाह को गायब करने के बाद उसने पूरा दरबार चूम चांद करके जश्न मनाया। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जादूगर ने गायब करने के समय चादर के नीचे लगे मिट्टी के टीलों को हिलाया नहीं था, बल्कि ऊंची गति से हवा में घुमाया था। बीरबल ने ध्यान दिया, हवा के साथ कुछ योजना है, और ये घड़ी बिना अंक, शायद संदिग्ध है। बीरबल ने जादूगर से पूछा, क्या तुमने कभी हमें पहले किसी तंत्र का उपयोग किया, जैसे प्रेशर, धुआं या छाया? जादूगर ने ठहाका लगाया, मैं तो बस कला दिखाता हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, कला दिखाओ, पर हमें भी उस कला का एक हिस्से का तत्व समझना होगा। तब बीरबल ने जादूगर को चुनौती दी, तुमने बादशाह को गायब कर दिया और अब तुम हमें दिखाओ कि वो कहाँ है। पर तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम खुद बता दो और राजा का सुरक्षित वापस होना सुनिश्चित करो, या हम तुम्हें कुछ सवाल पूछकर समझने की कोशिश करेंगे। जादूगर ने कहा, मैं जितना चाहूं उतना बताऊंगा, पर जो भी बताओ वो तुम्हारे दिमाग पर भारी प्रभाव डालेगा। बीरबल ने पहले सवाल में पूछा, क्या ये शारीरिक गायब होना है? मतलब बादशाह अभी भी जीवित है पर किसी स्थान पर है? जादूगर ने जवाब दिया, हाँ। बीरबल ने दूसरे सवाल में कहा, क्या बादशाह किसी कक्ष में बंद है जिसे तुमने संतुलित करके बनाया है? जादूगर ने धीमे से कहा, नहीं। तीसरे सवाल पर बीरबल ने पूछा, क्या बादशाह के साथ कोई और आदमी है? जादूगर ने आंखें झपकाई, हाँ, पर वो आदमी बाहरी नहीं, आंतरिक है। बीरबल की सूझबूझ ने कहा कि यहां कोई शारीरिक अस्पष्टता है। शायद अकबर किसी तरह छुपे हुए स्थान में है जहां परंपरागत खोज से छुपा जा सकता है। पर आंतरिक आदमी का मतलब क्या? कोई अंगी, कोई विश्वासघाती सहयोगी शायद। बीरबल को लगा कि जादूगर ने कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया होगा, हवा, धुआं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और संभवत किसी तरह का द्वारिका प्रवेश, हिडन डोर या स्थान उपयोग हुआ होगा। बीरबल ने तुरंत महल के चारों तरफ अंधेरी जगहों की जांच परख करवाई। तहखाने, राजभवन के पीछे के मार्ग और पुराने बागों में छिपे कुएं।
परिकल्पनाएं चल पड़ी। कहीं जादूगर ने विस्थापित चेतना डिस्प्लेसमेंट का प्रयोग किया, कहीं किसी दर्पण का खेल। कुछ दरबारियों ने याद किया कि जादूगर ने दर्पण निकाला था। दर्पण से समझ आने वाला खेल तो इल्यूजन का पारंपरिक हिस्सा है, पर अकबर जैसे बड़े जंगी नायक को दर्पण में बंद करना अजीब लगता था। बीरबल ने एक बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उन्होंने दरबारियों से कहा कि प्रत्येक को उस समय के अपने विचार लिख कर दिया जाए। जब बादशाह गायब हुए थे, किसने क्या देखा, किसने क्या सुना, सभी ने नोट्स दिए। उनमें से एक नोट में लिखा था कि गायब होने के समय कुछ दरबारियों ने अपने घड़े की ओर देखा, पर उनकी आंखें एक विशेष दिशा में थमी रहीं, जैसे किसी को उनकी याद हो। बीरबल ने कहा, यही है, लक्ष्य चमक रहा है। फिर बीरबल ने खुद ही उस दर्पण को उठाया जो जादूगर जोर जोर से दिखा रहा था। दर्पण गोल सा था, किनारे पर नक्काशी, पर उसके पार्श्व पर एक महीन धूल चाप था। छाप में कुछ लकीरें ऐसी थी जो सामान्य नहीं। बीरबल ने अपने छड़ी के छोर से हल्की खरोंच की और दर्पण तुरंत चमक उठा। उस चमक में बीरबल ने एक क्षण के लिए एक खिलौने सा दृश्य देखा। एक छोटा कक्ष और उसमें बैठे एक शख्स का अंधेरा, और बेशक वो अंधेरा अकबर की मुद्रा जैसा ही था। बीरबल ने तुरंत कहा, अब हमें जादूगर की बात पर यकीन नहीं करना, पर दर्पण के पीछे की सच्चाई को पकड़ना होगा। उन्होंने दर्पण के किनारे से एक सूक्ष्म सुई निकाली और दर्पण के पीछे लगे कागज पर लिखा एक अजनबी लिपि देखा। वो लिपि किसी विदेशी जादू की थी, पर पढ़ने में कठिन। बीरबल ने जल्दी ही वो कागज निकालकर उसे आग के पास रखा। कागज पर लिखी स्याही तेजी से रंग बदलने लगी और उसने एक नक्शा उगला। नक्शा उसी महल के अंदर एक अति पुरानी दीवार के पीछे छिपे एक कक्ष का। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को निर्देश दिया, उसी नक्शे के अनुसार दीवार खोली जाए। पुरानी दीवारें जिन्हें वे वर्षों से अपने स्मारक संतुलन में रखते आए थे, उनमें से एक पत्थर खिसका और खुला एक छोटा गुप्त मार्ग। सभी की सांसें थम गई। मार्ग में गहरे उतरते ही एक छोटा सा कक्ष निकला और उसी कक्ष के बीच में बैठा अकबर लिपटा हुआ था, आंखें बंद पर स्वस्थ। जवान सैनिकों ने दरवाजा खोला और अकबर को बाहर निकाला। अकबर ने आंखें खोली और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक चमत्कार नहीं पर सूझबूझ दिखाई। बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, चमत्कार और धोखे में अक्सर एक पतली रेखा होती है। जादूगर ने ठीक इसी रेखा का इस्तेमाल किया, दर्पण, धुआं और तंत्र। पर वो भूल गया कि बुद्धि भी एक प्रकाश है जो हर कोने में पहुंच सकती है। जादूगर को पकड़ा गया और पूछा गया कि उसने अकबर को वहां कैसे पहुंचा दिया। पहले उसने चुप्पी साधी, पर जब बीरबल ने निकट जाकर देखा तो उसकी आंखों में डर का अंश था। उसने बताना शुरू किया, ये एक कला है जो ज्यों-ज्यों प्रचलित है। दर्पण और तंत्र के संयोजन से चेतना को एक स्थिर स्थान पर केंद्रित कर दिया जाता है। मैंने बादशाह के साथ सौदा नहीं किया। मैंने ये सब केवल अपनी कला सिद्ध करने के लिए किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस महल में इतनी सूझबूझ होगी। जादूगर का चिट्ठा खोला गया तो उसमें पाया गया कि उसने एक विदेशी तंत्र प्रयोग किया था। उस तंत्र में दो तत्व थे। पहला, दर्पण जो इंद्रियों को भ्रमित करता था, और दूसरा, एक तंत्र जो शारीरिक आवरण को धीमी अवस्था में विचलित कर देता है ताकि वो क्षणिक रूप से किसी बंद स्थान में प्रवेश कर जाए। पर यह सब तब तक सुरक्षित था जब तक दर्पण नहीं पकड़ा जाता। दर्पण के पीछे रहे छोटे काले तंतु थे जिनकी हलचल से मार्ग का नक्शा बनता। बीरबल ने समझा, वो नक्शा उसी समय उगाया जब दर्पण पर कुछ कण जलाए गए और वही कण नक्शा बनाकर महल के किसी पुराने हिस्से से मिल गए। अकबर ने जादूगर से कठोर स्वर में पूछा, तुमने ये क्यों किया? मेरा अपमान और मेरे लोगों का डर क्यों? जादूगर ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी कला इतने भय का कारण बनेगी। मैं केवल सिद्धि दिखाना चाहता था कि छोटी सी कला भी बड़े से बड़े बंद ढांचे को हिला सकती है।
पर अब मैं समझ गया कि कला का दायरा भी सीमित है और उसके आगे मानवीय गरिमा है। अकबर ने फैसला सुना, तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, पर तुम अपने जादुई प्रयोगों को छोड़कर इस महल में 3 वर्षों तक महल के विशाल पुस्तकालय में बैठकर उन विद्वानों के साथ अध्ययन करोगे जिनकी आज्ञानुसार तुम अपने ज्ञान को रखना सीखोगे, और जो भी तुम्हें भय में डालने वाली तकनीकें सीखनी हो उन्हें तुम अब सिर्फ ज्ञान विस्तार के लिए प्रयोग करोगे, जनता की हानि के लिए नहीं। जादूगर ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह मैं स्वीकार करता हूं, और मैं वादा करता हूं कि आगे से मेरी कला केवल ज्ञान वितरण और मनोरंजन के लिए रहेगी। बीरबल ने भी जादूगर से कहा, और ध्यान रखें, जादू अगर सच्चा है तो वो लोगों को हल्का करेगा, न कि भयभीत। कला और बुद्धि का मेल ही मानवता का शिखर है। दरबार में एक हल्की मुस्कान फिर से फैल गई। अकबर की वापसी पर सबने राहत की सांस ली। जादूगर को अब महल में किताबों और विद्वानों के बीच बंद करके एक नई दिशा दी गई। वो अपना समय ज्ञान के प्रयोग और मनोरंजन की मर्यादा में बिताने लगा। समय के साथ वो महल में एक ऐसी रोशनी बन गया जो लोगों को हैरान करने के बजाय सिखाती और समझाती थी। और बीरबल, वो हमेशा की तरह अपने तंज भरे अंदाज में अकबर के पास खड़ा था, पर अब उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कुछ हालातों में जादू और बुद्धि की लड़ाई में बुद्धि ही जीतती है, क्योंकि बुद्धि धैर्य और अनुभव की रोशनी लेकर आती है। जादू भले ही चमकदार हो, पर बुद्धि वो दीपक है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। मोरल ऑफ दी स्टोरी, करिश्मा और चमत्कार मन को लुभाते हैं, पर असली शक्ति समझ और बुद्धि में होती है। जादू अगर डर पैदा करे तो वो कला नहीं, और बुद्धि का उपयोग हमेशा लोगों को शिक्षित और सुरक्षित करने में होना चाहिए।